हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th हिस्ट्री से जो आपका 6th चैप्टर है डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन करवाने जा रहा हूं और आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और ये न्यू वीडियो है एकदम 2024-25 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्लास 11 ESP। यहाँ पे हम टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे जितनी भी पीडीएफ नोट्स होंगे हमारे पास। तो आज का जो हमारा चैप्टर है इंडिजिनस पीपल, जो नेटिव पीपल्स होते हैं, मतलब जो बहुत ऐसे मतलब एरिया में रह रहे हैं बहुत पहले से, और किस तरीके से उनको यूरोपियंस लोग आके हटा देते हैं अपने बेनिफिट के लिए और मतलब उनके साथ धोखा करते हैं। बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको इस चैप्टर में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको नेटिव लोग जो होते हैं, इंडिजिनस लोग होते हैं, उनके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को और चैप्टर को आगे बढ़ाया जाए। तो देखिए, जो हमारे नेटिव पीपल होते हैं, जो इंडिजिनस लोग होते हैं, वो कुछ इस तरीके से नज़र आते हैं। ये छोटी बच्ची कितनी क्यूट लग रही है, और कुछ इसी तरीके से होते हैं जो हमारे इंडिजिनस पीपल हैं। इनका कल्चर अलग है, इनका रहन सहन अलग है, इनका खान पान अलग है, लाइफस्टाइल अलग है। सो अब हम देखेंगे हमारा आज का पहला टॉपिक, यूरोपियन सेटलमेंट्स एंड नेटिव डिस्प्लेसमेंट। जो यूरोपियन लोग हैं वो कैसे अपनी सेटलमेंट्स बनाते हैं और नेटिव लोग जो हैं उनको वो डिस्प्लेस कर देते हैं। सो होता क्या है, फ्रॉम दी 1700s यूरोपियंस फ्रॉम कंट्रीज लाइक स्पेन, पोर्चुगल, इंग्लैंड, फ्रांस एंड हॉलैंड बिगेन टू सेटल इन न्यू रीजन्स। होता क्या है, 1700 के आसपास का टाइम था। जो कंट्रीज थी स्पेन, पोर्चुगल, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, ये क्या कर रहे थे, नए नए रीजन्स पे जा रहे थे और वहाँ पर सेटल हो रहे थे। इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर वो गए, साउथ अमेरिका गए, सेंट्रल अमेरिका में गए, साउथ अफ्रीका में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, न्यूजीलैंड में गए। तो ये क्या कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, इधर उधर जा रहे थे और न्यू रीजन्स को ये तलाश रहे थे। फिर क्या होता है, दीज एरियाज बिकेम कॉलोनीज ऑफ यूरोप। फिर ये जो नए एरियाज थे, जो न्यू रीजन थे, यही आगे चलकर कॉलोनीज बन गई इनकी। जो कि आपको पता है हमारा इंडिया भी एक टाइम पे कॉलोनी ही था, ठीक है, ब्रिटिशर्स की। सो इस तरीके से एज मोर यूरोपियंस अराइव्ड, नेटिव पीपल वर पुश्ड आउट ऑफ देयर ओन लैंड्स। जैसे ही एक न्यू रीजन पे बहुत ज़्यादा यूरोपियंस आए तो वो जो वहाँ के ओरिजिनल जो इंडिजीनियस लोग थे, जो नेटिव पीपल थे, उनको वहाँ से मतलब जाना पड़ा, उनको डिस्प्लेसमेंट का सामना करना पड़ा। सो ओवर टाइम दीज कॉलोनीज गेन्ड इंडिपेंडेंस एंड बिकेम स्टेट्स और कंट्रीज। फिर एक टाइम ऐसा आया, धीरे 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 ये कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस मिली और ये कॉलोनीज मतलब जो है कंट्रीज बनी या स्टेट बना। जैसे कि हमारा इंडिया है, एक टाइम पे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, 1947 के बाद एक प्रॉपर कंट्री बना। तो इस तरीके से ये चलता है पूरा मामला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। सो देखिए, चेंजेस इन पॉपुलेशन हुआ क्या, इन 1800s एंड 1900s पीपल फ्रॉम एशिया लाइक चाइना एंड इंडिया ऑल्सो माइग्रेटेड टू दिस कॉलोनीज। होता क्या है, इन्हीं कॉलोनीज में फिर एशियन लोग भी आकर रहने लगे। एंड टुडे द पॉपुलेशन इन दीज कंट्रीज इज मोस्टली मेड अप ऑफ यूरोपियन एंड एशियंस। आज की डेट में अगर आप इन कंट्रीज में जाते हो तो ज़्यादातर पॉपुलेशन या तो यूरोपियन है या एशियन है, ठीक है। वाइल द नंबर ऑफ नेटिव पीपल इज वेरी स्मॉल। जो नेटिव लोग हैं, जो असली वहीं के लोग हैं, उनका नंबर बहुत कम हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा चल रहा है अपना। फिर क्या है, नेटिव पॉपुलेशंस आर रेयरली सीन इन बिग सिटीज। जो बड़ी बड़ी अमेरिका की सिटीज हैं वहाँ पे आपको नेटिव लोग बहुत कम दिखेंगे। एंड मैनी पीपल हैव फॉरगॉटन देयर हिस्ट्री। बहुत से नेटिव लोग तो अपनी हिस्ट्री को ही भूल चुके हैं। तो इस तरीके से ये पूरा इनके साथ हो रहा है अभी तक, ठीक है। ये करंट सिनेरियो है। नेम्स ऑफ प्लेसेस। सो अब हम ये देखेंगे कि जगहों के नाम किस तरीके से नेटिव लोगों से इंस्पायर्ड थे। सो मैनी ऑफ द रिवर्स, टाउन्स, सिटीज इन दीज कंट्रीज आर बेस्ड ऑन नेटिव वर्ड्स। इन नेटिव लोगों के ही वर्ड से बहुत सारे रिवर्स का नाम, बहुत सारी सिटीज का नाम पड़ा। जैसे यूएसए के अंदर ओहियो, मिसिसिपी, सिएटल, ये जो मतलब रिवर है, ये नाम नेटिव नाम से ही निकला है। कनाडा के अंदर है सैस्केचुअन, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर है वोलोंगोंग और पारामाटा। ये जो नाम है ये नेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। ये नेटिव वर्ड्स हैं जो मतलब इनकी वर्ड से ही ये नाम बने इन सिटीज के, इन रिवर्स के। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेटिव पीपल इन हिस्ट्री। अब हम इनकी हिस्ट्री में थोड़ा सा और डीप जाएंगे और समझेंगे क्या है। Until the mid 1900s,
History book in America and Australia described Europeans as discovering these lands and did not give much information about native cultures. होता क्या है, मिड 1900s तक की जो हिस्ट्री है वो इतना ही बताती है कि ये जो नेटिव लोग हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन कम है और ये जो न्यू एरियाज थे इनको यूरोपियंस ने डिस्कवर किया. इट मीन्स जो इनकी हिस्ट्री है वो यूरोपियंस की डिस्कवरी तक ही है. उससे पहले ये नेटिव कल्चर कैसे थे, ये लोग कैसे रहते थे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है. सो नेटिव पीपल वर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज हॉस्टाइल और अनफ्रेंडली टुवर्ड्स यूरोपियंस. माना जाता है, ऐसा बताया गया है, ये जो नेटिव लोग होते थे ये अनफ्रेंडली थे टुवर्ड्स यूरोपियंस. ये यूरोपियंस को पसंद नहीं करते थे और ज़्यादा उनसे फ्रेंडशिप नहीं करते थे. फिर क्या है, by the 1960s native people began telling their own stories through oral history. 1960s का टाइम आते आते तक ये लोग अपनी हिस्ट्री खुद बताने लगे, ओरल हिस्ट्री, ठीक है, बोलकर ये अपना जो है बताते थे, क्योंकि इन्होंने इंटरव्यूज दिए होंगे, वहां पे इन्होंने अपने बारे में बताया होगा. सो टुडे म्यूजियम्स इंक्लूड, आज की डेट में अगर आप म्यूजियम्स में जाओगे तो आपको इन नेटिव लोगों का आर्ट देखने को मिलेगा, इनकी स्टोरीज, इनके एग्जीबिशंस आपको देखने को मिलेंगे, इनका लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा. और ये सब आपको द नेशनल म्यूजियम ऑफ द अमेरिकन इंडियन, ये एक म्यूजियम है जो कि यूएसए के अंदर है, कुछ इस तरीके से ये नजर आता है. तो यहाँ पे आपको ये सब चीजें, इनसे रिलेटेड जो भी इनके कपड़े, इनके कल्चर का जो भी सामान है वो आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम. यूरोपियन इंपीरियलिज्म एंड एक्सपेंशन. अब यूरोपियंस तो आपको पता है इंपीरियलिस्टिक उनकी सोच थी, हर किसी को अपना गुलाम बनाओ, स्लेव बनाओ, और क्या करना है कि अपनी कॉलोनी बनाओ, उनके रिसोर्सेज को पूरा यूज करो, एक्सप्लॉइट करो और वहाँ के लोगों को लेबर की तरह यूज कर लो. इनका ये फॉर्मूला लगभग हर जगह सेम था, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह इन्होंने ऐसा ही किया था. होता क्या है, आफ्टर द 1600s यूरोपियन कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, फ्रांस एंड हॉलैंड बिगेन एक्सप्लोरिंग एंड सेटिंग अप कॉलोनीज इन अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया. 1600s के आसपास क्या होता है, इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड जैसे जो देश थे यूरोप के, इन्होंने अपनी कॉलोनीज को सेटअप करना स्टार्ट किया, एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया इन अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया. इन तीन जगहों पर इन्होंने ये अपना काम करना शुरू किया कि वहाँ के लोग क्या थे, इतने वीक थे, ज़्यादा उनके पास नॉलेज नहीं थी, यूरोपियंस के पास नॉलेज ज़्यादा थी. इन्होंने जाके उनको अपनी कॉलोनीज बनाया, उनका एक्सप्लॉइटेशन किया. सो कॉलोनाइजेशन वॉज मेनली फॉर प्रॉफिट. इनका मेन मकसद था अपना फायदा देखना, बट द कंट्रोल ओवर टेरिटरीज वेरीड. कैसे, इन साउथ एशिया यानी कि इंडिया, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टुक ओवर पॉलिटिकल कंट्रोल, कलेक्टिंग टैक्सेस एंड यूजिंग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. इंडिया की बात करें तो इन्हीं की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटेन की, इन लोगों ने यहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रोल ले लिया था आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी बंगाल के अंदर, और उसके बाद इन्होंने टैक्स वगैरह लेना शुरू कर दिया था, ये राइट्स इनके पास आ गए थे. फिर और उन्होंने इसके अलावा दे ऑल्सो बिल्ट रेलवेज एंड डेवलप्ड माइंस एंड प्लांटेशंस टू इंक्रीज ट्रेड. और इन्होंने इंडिया में रेलवेज भी बना दिए थे अपने फायदे के लिए कि जो भी मिनरल्स हैं, सामान है, उसको ले जाने में इनको आसानी हो. अफ्रीका की बात करें तो यूरोपियंस स्टेड मोस्टली ऑन द कोस्ट. जो अफ्रीका का कोस्टल एरिया है, यूरोपियन लोग ज़्यादातर वहीं पर रहते थे, एक्सेप्ट इन साउथ अफ्रीका. बट साउथ अफ्रीका में अंदर की सिटीज़ में भी वो लोग रहते थे. सो ओनली इन द लेट 1800s डिड दे डिवाइड अफ्रीका इनटू कॉलोनीज. उसके बाद 1800 का टाइम आते आते तक उन्होंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अलग अलग कॉलोनीज में डिवाइड करा. ठीक है, घाना अलग हो गया, अल्जीरिया अलग हो गया, इस तरीके से बहुत सारे जो कंट्रीज हैं अफ्रीका की, उनको अलग अलग कॉलोनीज में डिवाइड कर दिया था. सो अफ्रीका का कॉलोनाइजेशन हुआ था अलग अलग कंट्रीज का. ठीक है, और अलग अलग कंट्रीज ने किया था, कहीं फ्रांस था, कहीं ब्रिटेन था. फिर है हमारा अगला टॉपिक, सेटलर कॉलोनीज. ठीक है, अब एक वर्ड आया है यहाँ पे, सेटलर. इसको हम समझेंगे कि सेटलर का मीनिंग यहाँ एग्जैक्टली है क्या. देखिए, सेटलर रेफर्स टू यूरोपियंस हु मूव्ड एंड परमानेंटली सेटल इन कॉलोनीज. वो यूरोपियन लोग जो अपनी कॉलोनीज में परमानेंटली जाके सेटल हो गए, रहने लगे, उनको सेटलर कहा जाता है. सिंपल सा है एकदम. और भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक लिखते रहा करो कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है. ठीक है, बाकी के कमेंट्स बाद में करना, वीडियो के ऊपर सिर्फ फीडबैक लिखा करिए. अगर पसंद आई है तो वो भी बताइए, अगर कोई चीज़ इंप्रूव करनी है तो वो भी बताइए. तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, इससे आपका रिस्पॉन्स पता चलता है. एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जो साउथ अफ्रीका था वहां पे डच सेटलर थे.
ठीक है, जो सेटलर्स थे वो डच थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो ब्रिटिश सेटलर्स थे वो आयरलैंड में थे, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में थे। यूरोपियन सेटलर्स जो थे वो अमेरिका में थे। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे ये सेटलर्स थे, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के। फिर उसके बाद इंग्लिश बिकेम द मेन लैंग्वेज इन मोस्ट कॉलोनीज। ज़्यादातर जो कॉलोनीज होती थी वहाँ पे इंग्लिश में कम्युनिकेशन चलता था। दो फ्रेंच इज ऑल्सो यूज इन पार्ट्स ऑफ कैनेडा, बट कैनेडा के कुछ एरियाज में फ्रेंच भी बोली जाती थी क्योंकि फ्रांस भी था ना। फिर है हमारा टॉपिक अगला, वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बारे में अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, तो आइए देखते हैं। देखिए हमारा ये जो नॉर्थ अमेरिका है, जो बड़े बड़े आज की डेट में न्यूयॉर्क वगैरह जो भी आप ये सब देखते हो, ये नॉर्थ अमेरिकन यहीं पे ही आपको एरिया में दिखता है, ठीक है, जो भी है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना आपको। तो आइए देखते हैं क्या है जियोग्राफिकल फीचर्स। तो नॉर्थ अमेरिका की ज्योग्राफी देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका स्पेन्स फ्रॉम द cold Arctic in the north to warmer tropical regions near the Tropic of Cancer। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, ये आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक ओशियन है, बहुत ठंडा होता है, तो यहाँ पे ठंडे रीजन्स हैं। वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इसके यहाँ से होते हुए गुजरता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास का एरिया थोड़ा सा वार्म हो जाता है, थोड़ा गर्म हो जाता है, तो इसका मिक्स क्लाइमेट आप कह सकते हो अमेरिका में देखने को मिलता है। फिर क्या है, इट हैज़ डाइवर्स क्लाइमेट्स, यानी कि बहुत डाइवर्सिटी है नॉर्थ अमेरिका के क्लाइमेट में। फ्रॉम द आईसी नॉर्थ, आप नॉर्थ में जाओगे तो आपको बर्फ जमी हुई भी दिखेगी, और डेजर्ट और फॉरेस्ट भी आपको मतलब यहाँ पे दिखेंगे। साउथ में जाओगे तो फॉरेस्ट ज़्यादा दिखेंगे, नॉर्थ में जाओगे तो आईसी आइस दिखेगी, ठीक है। तो इसकी जो है डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है क्लाइमेट के अंदर। मेजर लैंड एरिया, सो अगर मैं आपको बताऊं, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में रॉकी माउंटेन्स की रेंज है, ठीक है, रॉकी माउंटेन बहुत फेमस है। फिर उसके बाद फर्दर वेस्ट लाई डेजर्ट्स, फिर उसके बाद कुछ और डेजर्ट्स भी हैं, लाइक एरिजोना का डेजर्ट है, नेवादा है, एंड बियॉन्ड दैट द सियरा नेवादा माउंटेन रेंज। तो माउंटेन्स हैं, इसके अलावा डेजर्ट्स हैं, ये आपको वेस्ट साइड में देखने को मिलता है नॉर्थ अमेरिका के। वहीं अगर आप ईस्ट में आओगे, सो ईस्टर्न एरिया इंक्लूड द ग्रेट प्लेन्स। यहाँ पे आपको प्लेन्स देखने को मिलेंगे जो फ्लैट एरियाज हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छे हैं। यहाँ आपको रिवर्स और लेक्स देखने को मिलेंगी। फेमस रिवर्स लाइक मिसिसिपी एंड ओहियो आर ऑल्सो हियर, सपोर्टिंग फार्मिंग एंड ट्रांसपोर्ट। सो यहाँ पे आप फार्मिंग भी कर सकते हो, बिकॉज द एरिया, जो आसपास का जो रिवर का एरिया होता है वो बहुत फर्टाइल होता है। इसके अलावा आप रिवर को ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ कर सकते हो, इसमें नाव वगैरह ले जाकर। सो ये चीज़ें आपको ईस्ट साइड में देखने को मिलती हैं। साउथ की बात करें तो वहाँ पे मैक्सिको है। मैक्सिको इज अ पार्ट ऑफ द सदर्न रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मैक्सिको का अपना कल्चर ही बिल्कुल अलग है भाई, डिफरेंट है। सो ये आपको देखने को मिलता है। फिर है नेचुरल रिसोर्सेज। अमेरिका के अंदर फॉरेस्ट भी हैं। अबाउट 40% ऑफ कनाडा इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। क्या आप जानते हैं कनाडा का 40% जो पार्ट है वो फॉरेस्ट से कवर है। और इससे क्या है, टिम्बर बहुत आता है, लकड़ी आती है। फॉरेस्ट से क्या है कि टिम्बर आएगा, फर्नीचर बनेगा, उसको बहुत जगह आप मल्टीपर्पज यूज कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका फॉरेस्ट वगैरह का कवर भी बहुत ज़्यादा आपको अमेरिका में देखने को मिलता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। फिर है ऑयल गैस एंड मिनरल्स। अब क्या है, अमेरिका के बहुत से एरियाज में इन द यूएसए एंड कनाडा आर रिच इन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज बहुत हैं, ऑयल रिसोर्सेज हैं, गैस हैं, मिनरल्स हैं। सो इट हैज़ लेड टू द ग्रोथ ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज। अब ये रिसोर्सेज होंगे तो वहाँ पर बड़ी बड़ी आप इंडस्ट्रीज भी बना सकते हैं, ठीक है, स्पेशली इन दीज टू कंट्रीज। और आज की डेट में भी यूएसए कनाडा बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यहाँ पे हैं, तो इस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी वहाँ बहुत रैपिडली होता है। सो ये इसका एक मेजर रीज़न है। फिर है एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। होता क्या है, फार्मिंग के बारे में सबसे पहले हम पढ़ें तो नॉर्थ अमेरिका इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, कॉर्न एंड फ्रूट्स। तो ये दो तीन चीजें उगाई जाती हैं। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल पर उगती हैं, मेकिंग फार्मिंग अ की पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो फार्मिंग भी बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी इन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका स्पेशली। फिशिंग की बात करें तो कैनेडाज रिवर्स एंड कोस्ट मेक फिशिंग अनदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। फिशिंग की इंडस्ट्री भी बहुत फेमस है भाई यहाँ की। कनाडा के जो रिवर्स हैं वहाँ पे मछलियाँ बहुत हैं, सो इससे क्या है, फूड भी मिलता है और ये इन मछलियों को बेचकर एक इकोनॉमिक सपोर्ट भी आती है। ये सब है। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ की बात करें सो द लार्ज स्केल फार्मिंग, जब इतनी ज़्यादा फार्मिंग होगी, माइनिंग होगी, रिसोर्सेज निकालने के लिए इंडस्ट्रीज बनाई जाएंगी। सो वी सी टुडे स्टार्टेड ग्रोइंग ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो।
यानी कि ये सब चीज़ें बहुत पहले से चल रही हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो यूरोप से इमिग्रेंट्स आए, इमिग्रेंट्स फ्रॉम यूरोप, अफ्रीका एंड चाइना played a big role in developing North America by bringing their skills, labor and knowledge। ये जो यूरोपियंस, ये तो एशियंस आए, यहाँ पे वो अपनी स्किल्स लेकर आए, अपनी नॉलेज लेकर आए, यहाँ पे आके उन्होंने मेहनत करी, अपनी लेबर लेकर आए। तो इस तरीके से इनका भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे इन चीज़ों के डेवलपमेंट में। द नेटिव पीपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब थोड़ा सा नेटिव लोगों के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं, तो आइए देखते हैं क्या है। अराइवल एंड सेटलमेंट, ये लोग आए कैसे यहाँ पे। एंशियंट माइग्रेशन, होता क्या है, द फर्स्ट पीपल अराइव्ड इन नॉर्थ अमेरिका ओवर 30,000 ईयर्स अगो। आज से 30,000 साल पहले यहाँ पे नेटिव लोग आए थे, क्रॉसिंग फ्रॉम एशिया ओवर अ लैंड ब्रिज कॉल्ड बेरेंजिया। हुआ क्या था, पहले के समय में एशिया से वो क्रॉस करके आए थे, बेरेंजिया नाम से एक लैंड ब्रिज था, ठीक है, एक सेतु टाइप था। और ड्यूरिंग अ पीरियड व्हेन सी लेवल्स वर लो, और ये वो टाइम था जब सी के लेवल्स बहुत लो थे। एक वहाँ पे आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, आज तो डूब जाओगे भाई, ठीक है, लेकिन पहले में ऐसा नहीं था। स्प्रेड साउथवर्ड्स, हुआ क्या, बाय अराउंड 10,000 ईयर्स अगो। फिर धीरे धीरे, आज से अगर हम 10,000 साल पहले जाएंगे तो क्या होता है, दे मूव्ड साउथ एज द आइस एज एंडेड। तो आइस एज जो थी वो जब एंड हुई तो वो थोड़ा नॉर्थ अमेरिका के साउथ पार्ट्स में जाने लगे, अलाउिंग फॉर न्यू टेरिटरीज टू बी सेटल्ड, और नए एरियाज में जाके वो बंदे सेटल होने लगे, क्योंकि आइस एज में क्या सब कुछ जमा हुआ था और वो वहाँ पे नहीं जा सकते थे उस एरिया को छोड़ के। जब आइस एज खत्म हुई तो वो लोग आगे की तरफ बढ़े, ठीक है, और न्यू एरियाज पे गए। आर्टिफैक्ट्स, एन 11,000 ईयर ओल्ड एरोहेड इज द ओल्डेस्ट नोन आर्टिफैक्ट। अगर आपको बताऊं कोई ऐसा सबूत जो बहुत पुराना मिला है तो वो ये एरोहेड है। ये पता चलता है कि इन लोगों के पास क्राफ्टिंग की स्किल्स, टूल्स बनाने की स्किल्स बहुत अच्छी थी, और ये लोग हंटिंग भी करते थे, जो कि बहुत ऑब्वियस है, पहले के लोग करते ही थे हंटिंग, ठीक है। सो ये इनके बारे में यहाँ से पता चलता है। लाइफस्टाइल एंड इकोनॉमी की बात करें, सो लिविंग इन बैंड एंड विलेजेस, ये लोग जो होते थे ये स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे, जिसको अक्सर बैंड कहा जाता था। ये विलेजेस बनाते थे रिवर वैलीज के आसपास। आपको एक बात बता रहा हूँ, ये ज़्यादातर रिवर के ही आसपास रहते थे, और होता क्या था, वहाँ वाटर भी अवेलेबल रहता था, फूड भी अवेलेबल एक्सेसिबल था। तो इस तरीके से इनका लाइफस्टाइल था, रिवर के पास में ज़्यादातर ये रहे थे। इनकी डाइट की बात करें तो ये फिश खाते थे, हंटेड एनिमल्स को ये खाते थे, जैसे बाइसन हो गया, ठीक है, ये आपका बाइसन है, ठीक है, तो ये बाइसन वगैरह खाते थे, और कल्टीवेटेड कुछ वेजिटेबल्स खाते थे, कॉर्न वगैरह ये बहुत खाते थे, जिसको मेज कहते हैं। तो ये इनकी डाइट का पार्ट था, ठीक है, जो नेटिव पीपल होते थे। बाइसन हंटिंग वॉज ईजियर आफ्टर दे ऑब्टेन्ड हॉर्सेस फ्रॉम स्पेनिश सेटलर्स इन दी 1600s। जो बाइसन होता था उसको हंट करना थोड़ा पहले टफ था, बट जब इन लोगों ने हॉर्स राइडिंग सीखी और इन्होंने हॉर्सेस खरीदे स्पेनिश लोगों से, सो ये थोड़ा सा दूर दूर तक हंट करने अब जा सकते थे हॉर्स पर बैठकर। तो बाइसन की हंटिंग करना और ज़्यादा ईजी हो गया हॉर्सेस की वजह से। सोशल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर की बात करें तो नेटिव पीपल वैल्यूड द लैंड फॉर द रिसोर्सेज इट प्रोवाइड। जो ये जमीन होती है, जो लैंड होता है, इसको वो लोग बहुत वैल्यू करते थे, एक तरीके से काइंड ऑफ पूजा करते थे वो लैंड की। सो नॉट फॉर पर्सनल ओनरशिप, दे बिलीव्ड दैट लैंड वाज टू बी शेयर्ड नॉट ओन्ड। वो कहते थे ये जो लैंड है ये शेयर करने के लिए बना है, ये ओन करने के लिए नहीं बना, ये किसी एक का नहीं हो सकता, ये धरती माता है, ये धरती है, ये लैंड है, ये हम सब का है, वी शुड शेयर नॉट ओन, ठीक है, ऐसा इनका मानना था। बहुत अच्छी सोच थी। डिस्प्यूट्स बिटवीन ट्राइब्स वर रेयर। अब जब सोचो लैंड को लेकर ये इनकी थिंकिंग है कि हम सबका है, तो ये डिस्प्यूट्स क्यों करेंगे, बहुत रेयरली कोई ऐसा होता था। सो एज लैंड कंट्रोल वाज नॉट कंसीडर्ड नेसेसरी, क्योंकि लैंड कंट्रोल कोई ज़्यादा इतना नेसेसरी नहीं था, डिस्प्यूट्स नहीं होते थे। सो दे यूज द लैंड रिस्पेक्टफुली, बहुत रिस्पेक्ट के साथ वो लैंड को यूज करते थे। एंड ओनली टुक व्हाट दे नीड, उतना ही लेते थे नेचर से जितना उनको ज़रूरी होता था, बेनिफिट बनाने का काम वो नहीं करते थे। अलाइंसेस एंड गिफ्ट गिविंग। सो ये जो नेटिव लोग थे, दे फॉर्म फॉर्मल अलाइंसेस एंड फ्रेंडशिप्स थ्रू गिफ्ट एक्सचेंज रेदर देन बाइंग और ट्रेडिंग गुड्स। ये क्या करते थे, दोस्ती बनाते थे, अलाइंस बनाते थे, सामान को मतलब अदला बदली करते थे, बार्टर सिस्टम था, आप कुछ दो, चावल दो, मैं आपको बदले में गिफ्ट दूंगा। सो लेना देना, गिफ्ट एक्सचेंज, इनसे इनकी फ्रेंडशिप्स बनती थी। और
गिफ्ट्स वर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर सोसाइटी। इनकी सोसाइटी में गिफ्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, किसी को भी आप गिफ्ट दे सकते थे। सिंबलाइजिंग ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप्स रेदर देन मटेरियल वेल्थ। आप अगर किसी को गिफ्ट दोगे तो आपका प्यार झलकेगा उसमें, आपका ट्रस्ट दिखेगा कि आप सामने वाले में ट्रस्ट करते हो, उसको गिफ्ट दे रहे हो। सो ये चीज़ें थी इसके अंदर। लैंग्वेजेस, बिलीफ्स एंड स्किल्स। अगर इसकी बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो मैनी लैंग्वेजेस वर स्पोकन। मोस्टली लैंग्वेज जो है वहाँ बोली जाती थी। ऑल्दो दे डिडंट हैव रिटन सिस्टम्स। नेटिव लोगों का कोई रिटन सिस्टम नहीं था, लिखित में, रिटन में कुछ नहीं है। उनकी नॉलेज सिर्फ ओरली ही आई थी उनके पास। जितना उन्होंने सीखा था वो सब ओरल सीखा था, जो उन्होंने सुना था अपने फोर फादर से, वही इंफॉर्मेशन थी इनके पास। बिलीफ अबाउट टाइम। सो ये लोग जो थे, दे बिलीव टाइम मूव्ड इन साइकिल्स रिपीटिंग इवेंट्स। ये मानते थे इवेंट्स रिपीट होते हैं जो आपकी लाइफ में होते हैं, रेदर देन अ लीनियर प्रोग्रेशन। एक लीनियर प्रोग्रेशन, लाइफ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ये मानते थे कि रिपीट होता है, जो आपके इवेंट्स हैं वो रिपीट होते हैं। एंड ईच ट्राइब हैड स्टोरीज अबाउट देयर ओरिजिन्स। जितनी भी ट्राइब रहती थी उन सभी को उनकी एक स्टोरी बताई गई थी कि आपका ओरिजिन आखिर हुआ कैसे है, आपके एंसेस्टर्स कौन हैं, और वही नॉलेज फिर वो जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होती रहती थी। तो इस तरीके से इनका था। क्राफ्टमैनशिप की बात करें, सो दे वर स्किल्ड आर्टिसंस। स्किल्स बहुत अच्छी थी। वीविंग, टेक्सटाइल्स, कपड़ों को कैसे बुनना है, क्राफ्टिंग आइटम्स ब्यूटीफुली, खासकर टूल्स वगैरह बनाना, ये सब इनको बहुत अच्छे से आता था। सो नेटिव लोगों का ये जो था भाई बहुत अच्छा था। एनकाउंटर्स विद यूरोपियन। अब हमारा अगला टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, एक सेकेंड। तो देखते हैं भाई इसमें क्या है। देखो, अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स। अब ये नेटिव लोगों के एरिया में यूरोपियंस कैसे आए, कब आए? इन द 17th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडर्स रीच्ड नॉर्थ अमेरिकाज नदर्न कोस्ट आफ्टर अ लॉन्ग डिफिकल्ट 2 month जर्नी। 2 महीने की ट्रेवलिंग करके जो ये यूरोपियंस थे, ये नॉर्थ अमेरिका के नदर्न कोस्ट पे आए और वहां पे पहुंचे। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 2 months दे फाउंड नेटिव अमेरिकन फ्रेंडली एंड ओपन टू इंटरेक्शन। जब वो पहली बार वहां पहुंचे यूरोपियंस, तो उन्होंने देखा कि वो जो अमेरिकन नेटिव लोग हैं वो अच्छे से बात कर रहे थे उनके साथ। अनलाइक द स्पेनिश एक्सपीरियंस इन साउथ अमेरिका वेयर द सर्च फॉर गोल्ड क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन हुआ क्या था, साउथ अमेरिका में जब स्पेनिश लोग गए थे तो वहां पे वो लोग लड़ने को आ गए थे उनके साथ। बट नॉर्थ अमेरिका के जो नेटिव लोग थे वो फ्रेंडली थे, अच्छे थे। ट्रेड इन फिश एंड फर्स। यहाँ पे है, द यूरोपियन ट्रेडर्स वर मेनली इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग फिश एंड फर्स, नॉट गोल्ड। यूरोप के जो ट्रेडर्स आए थे वो यहाँ पर बेसिकली ट्रेड करना चाहते थे फिश का और फर्स का, जो एनिमल फर होते हैं, फिशेस होती हैं, उनका ट्रेड करना था। सो नेटिव अमेरिकन जो कि बहुत ही स्किल्ड हंटर थे, विलिंगली हेल्प्ड इन दिस ट्रेड। वो कहते ठीक है हम आपके साथ ट्रेड करेंगे, ठीक है हम हंटर हैं, हम लाएंगे आप जो कहोगे। ट्रेड ऑन दी मिसिसिपी। मिसिसिपी रिवर था, सो फर्दर साउथ अलोंग द मिसिसिपी रिवर द फ्रेंच एनकाउंटर्ड नेटिव अमेरिकन ग्रुप्स दैट हेल्ड रेगुलर गैदरिंग्स टू ट्रेड यूनिक हैंडीक्राफ्ट्स एंड फूड आइटम्स। अब ये फ्रेंच लोग जब वहाँ पे गए थोड़ा साउथ में मिसिसिपी रिवर के पास, तो उन्होंने नोटिस किया ये नेटिव अमेरिकन ग्रुप्स हैं, ये रेगुलर गैदरिंग करते हैं, मिलते हैं और ट्रेड करते हैं, अपने हैंडीक्राफ्ट्स, अपने फूड आइटम्स और अपने फिशेस वगैरह को सेल करते हैं। तो ऐसा इनको पता चला, तो ये फ्रेंच लोग वहाँ पे गए। यूरोपियन इंट्रोड्यूस्ड न्यू गुड्स इन एक्सचेंज। यूरोपियन लोगों ने इन लोगों को कुछ नया सामान दिखाया जो आज तक इन्होंने नहीं देखा था। जैसे कि ब्लैंकेट इनको नहीं पता था, तो ब्लैंकेट से क्या है, गर्मी मिलती है, कंफर्ट मिलता है ठंड के मौसम में। आयरन के वेसल्स, तो नेटिव्स समटाइम्स रिप्लेस देयर क्ले पॉट्स विद आयरन वंस विच वर मोर ड्यूरेबल। पहले इनके पास मिट्टी के बर्तन थे, यूरोपियंस ने इनको आयरन के वेसल्स दिए। गन यूज्ड अलोंगसाइड ट्रेडिशनल बोज एंड एरोज फॉर हंटिंग। इन्होंने यूरोपियंस ने इनको गन का यूज करना सिखाया कि आपको हंटिंग करनी है, हम आपको गन देंगे, ये गन को उठाओ और मार दो और आसानी होगी हंटिंग में। एल्कोहल, अ न्यू एंड एडिक्टिव आइटम फॉर नेटिव अमेरिकन्स। इनको अल्कोहल के बारे में नहीं पता था, वो यूरोपियंस ने इनको बताया, विच यूरोपियन यूज टू कंट्रोल ट्रेड टर्म्स। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि उनको नशे में धुत करके और उनसे ट्रेड करते थे ताकि उनको पता ना चले कि वो क्या कर रहे हैं। टोबैको जो है वो यूरोपियंस, ये क्या है, यूरोपियंस बिकेम एडिक्टेड टू टोबैको, अ प्रोडक्ट दे गॉट फ्रॉम नेटिव अमेरिकन्स। अब इन्होंने नेटिव अमेरिकन्स को अल्कोहल दिया,
नेटिव अमेरिकन्स ने कहा भाई हम भी आपको कुछ देते हैं, पकड़ो ये लो तंबाकू खाओ। और ये क्या था, थोड़ा सा ये एडिक्टिव हो गए जो यूरोपियंस थे तंबाकू को देख के। फिर है म्यूचुअल परसेप्शंस। ये वाला टॉपिक क्या कहता है, आइए समझते हैं। और यहां तक आपको स्टोरी की तरह समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है अभी तक। यूरोपियन व्यूज ऑफ सिविलाइजेशन। सो इन द 18th सेंचुरी अगर हम देखें, वेस्टर्न यूरोपियन कंसीडर्ड सिविलाइज। जो यूरोप के वेस्टर्न पार्ट्स के लोग थे वो बहुत सिविलाइज सोसाइटी माने जाते थे, जो बहुत ज़्यादा लिटरेसी में मतलब विश्वास रखते थे, बहुत ऑर्गेनाइज रहते थे, जो अपने रिलीजन को अच्छे से फॉलो करते थे, सिटीज़ में रहते थे। उन लोगों को क्या कहा जाता था, सिविलाइज्ड लोग कहा जाता था, ठीक है, सिविलाइज सोसाइटी का मेंबर कहा जाता था। सो सिंस नेटिव अमेरिकन्स हैड अ डिफरेंट वे ऑफ लाइफ, अब नेटिव अमेरिकन्स तो भाई थोड़ा अलग तरीके से रहते थे, नेचर से कनेक्टेड थे, तो इन लोगों को विचारों को अनसिविलाइज्ड कह दिया गया बाय द वेस्टर्न यूरोपियंस, बाय द यूरोपियंस बेसिकली। दे कॉल्ड नेटिव अमेरिकन्स एज अनसिविलाइज्ड, कि दे आर नॉट सिविलाइज्ड इनफ। फिर क्या होता है, अल्टरनेटिव व्यूज ऑफ नेटिव अमेरिकन्स। थोड़ा सा इनका और व्यू देखते हैं। जीन जैक रूसो क्या कहते हैं, एक फ्रेंच फिलोसफर हैं, सॉ नेटिव अमेरिकन्स एज एडमायरेबल अनकरप्टेड बाय यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो ये बताते हैं रूसो कि भाई जो नेटिव अमेरिकन है बहुत एडमायरेबल है, उनको एडमायर करो, करप्ट बिल्कुल भी नहीं है वो लोग, बहुत अच्छे हैं, बहुत नोबल हैं, वो अच्छे से बात करते हैं, ऐसा रूसो का मानना था। फिर है विलियम वर्ड्सवर्थ, ये एक इंग्लिश पोएट थे, इन्होंने बोला था दो ही नेवर मेट नेटिव अमेरिकन, ये आज तक कभी मिले नहीं है नेटिव अमेरिकन से, बट ही सजेस्टेड दे हैड लिमिटेड इमेजिनेशन एंड इमोशन बिकॉज दे लिव्ड इन द वाइल्डनेस। ये कहते थे कि नेटिव अमेरिकन्स में इमोशंस ज़्यादा नहीं है, वो ज़्यादा चीज़ें इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि वो वाइल्ड थोड़ा सा है और वो नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। सो ही implied that living close to nature restricted their intellectual and emotional development। ये कहते हैं कि उनका दिमाग उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है क्योंकि वो ज़्यादातर जो है नेचर के साथ रहे हैं, इमोशनली वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। अगला टॉपिक है नेटिव अमेरिकन एंड यूरोपियन ट्रेड पर्सपेक्टिव्स। अब इसको समझते हैं, इसमें क्या है। सी डिफरेंट व्यूज ऑन ट्रेड। नेटिव अमेरिकन्स जो है saw goods exchanged with Europeans as gift that symbolize friendship। अब नेटिव लोगों के लिए ट्रेड बेनिफिट कमाना नहीं था, वो फ्रेंडशिप का जरिया था कि वो कुछ मतलब उनको यूरोपियंस गिफ्ट दे रहे हैं, बदले में ये नेटिव अमेरिकन्स उनको अपनी मछलियाँ सामान दे रहे हैं। उनको तो बहुत अच्छा लगता था कि हमारे फ्रेंड आए हैं इतने दूर से, गिफ्ट दे रहे हैं। यूरोपियंस क्या करते थे, सॉ फिश एंड फर्स एज कोमोडिटीज टू बी सोल्ड फॉर प्रॉफिट इन यूरोप। यूरोप वाले तो इनकी मछलियाँ और इनके फर बेचने के पर्सपेक्टिव से आ रहे थे कि हम तो इनसे खरीदेंगे, अपने वहाँ प्रॉफिट कमाएंगे। ये बेचारे दिल के अच्छे थे, ये कहते थे यार हमारे दोस्त बन रहे हैं, हम उनको गिफ्ट दे रहे हैं, वो हमें गिफ्ट दे रहे हैं, समझे। फॉर ट्रेड, उनके लिए ट्रेड क्या था, लाइक ए गिफ्ट था, लेकिन इनके लिए ट्रेड क्या था, अपना फायदा कमाना, प्रॉफिट कमाना था, जो यूरोपियंस के लिए, ठीक है। तो नेटिव लोग बेचारे अपनी तरफ से तो दोस्ती करते थे, फर वगैरह बेचते थे, लेकिन ये जो यूरोपियंस थे ये इनको बेनिफिट की तरह देखते थे। फिर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट। नेटिव्स कंफ्यूजन, नेटिव लोग कंफ्यूजन में आ गए। दे डिडंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड इन यूरोप। अब यूरोप में कोई चीज़ की डिमांड बढ़ जाती थी और कोई चीज़ की डिमांड कम हो जाती थी, तो प्राइसेस भी फ्लक्चुएट होते थे, कभी महंगा कभी सस्ता। बट ये महंगा सस्ता नेटिव लोगों को नहीं पता था, वो कंफ्यूज हो जाते थे। सो समटाइम्स दे रिसीव्ड मैनी आइटम्स इन एक्सचेंज। कभी कभी वो अगर मान लो अपनी मछलियाँ दे रहे हैं तो बदले में यूरोपियंस उनको बहुत सारा सामान दे देते थे। कभी कभी वो अपनी मछलियाँ देते थे तो बदले में यूरोपियंस उनको बहुत कम देते थे। तो उनको कन्फ्यूजन हो गई, ये इनकन्सिस्टेंसी क्यों थी ऐसी, कभी ज़्यादा कभी कम। वो बहुत पजल्ड हो गए, बहुत सैड हो गए, बहुत कंफ्यूज हो गए, उनको समझ नहीं आया ये दिमाग क्या चल रहा है, मतलब क्या दिमाग चल रहा है। कंसर्न ओवर यूरोपियन ग्रीड। अब यूरोपियन लोग लालची हो गए थे, यूरोपियंस ईगर फॉर प्रॉफिट, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे थे। नेटिव लोग दिल से अच्छे थे। हंटेड लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स लाइक बीवर्स फॉर फर्स विच ट्रबल्ड द नेटिव्स। अब ये यूरोपियंस ने हंटिंग बहुत ज़्यादा शुरू कर दी उस एरिया में, और जो कुछ ऐसे एनिमल्स थे इनको मारना शुरू कर दिया, और इससे क्या है नेटिव लोग थोड़े से परेशान हो गए। They believed the animals might seek revenge for the excessive hunting। वो कहते थे भाई इतनी हंटिंग मत करो, ऐसा ना हो ये एनिमल्स सारे आप तो चले जाओ, हमसे रिवेंज लेने को आ जाए, फिर हम क्या करेंगे। तो इस तरीके से चल रहा है।
यूरोपियन सेटलर्स एंड लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब यहाँ पे ट्रेड वगैरह खत्म होता है, लेकिन अब असली कॉन्फ्लिक्ट आएगा, वो था लैंड का कॉन्फ्लिक्ट। और इसमें क्या था, आइए मैं आपको बताता हूँ। अराइवल ऑफ यूरोपियन सेटलर्स हुआ क्या, बाय द 17th सेंचुरी यूरोपियन सेटलर्स बिगेन अराइविंग इन अमेरिका। अब सेटलर लोग आने लगे थे। सेटलर कौन थे, जो यूरोप के वो लोग जो परमानेंटली कॉलोनीज में जाके सेटल हो गए थे। सो हुआ क्या, यूरोप से वो भाग भाग कर आ रहे थे। जैसे कुछ लोग थे प्रोटेस्टेंट लोग थे, जिनको वहां से कैथोलिक लोगों ने भगा दिया था यूरोप से, तो वो इधर आ रहे थे। कई कैथोलिक लोग थे जो प्रोटेस्टेंट कंट्रीज से भाग के आ रहे थे। हर कोई अपने लिए यहाँ पे एक सेफ जगह ढूंढ रहा था, तो वो इवेंचुअली आते हैं इस एरिया में। एज मोर सेटलर्स अराइव्ड, जितने ज़्यादा सेटलर्स आते गए, दे स्टार्टेड मूविंग इनलैंड, और वो अंदर की तरफ आते गए आते गए आते गए, जहाँ नेटिव लोग रहते थे। और वो नेटिव विलेजेस के आसपास बहुत ज़्यादा नंबर में हो गए, और वो क्या करने लगे, वहाँ पर जो वहाँ का उनका लैंड था, जो एरिया था, उसको क्लियर करके अपने फार्म्स वगैरह बनाने लगे। जो सेटलर्स थे, समझ रहे हो, उनकी ज़मीन पे आके आप फार्म बना रहे हो, बाहर से आ रहे हो, तो ऐसा यहाँ पे मामला चल रहा था। डिफरिंग व्यूज ऑन लैंड एंड फॉरेस्ट। हुआ क्या, नेटिव्स लोग सो फॉरेस्ट एज शेयर्ड स्पेसिस फिल्ड विद रिसोर्सेज लाइक फूड एंड ट्रैक्स नोन ओनली टू देम। नेटिव लोग मानते थे जो हमारे आसपास के फॉरेस्ट हैं वो हम सब शेयर करते हैं, वो हमें बहुत सारे रिसोर्सेज देते हैं, हम ये चीज़ों को ओन नहीं करते हैं, ये वी आर नॉट ओनर्स, हम यहाँ पे यहाँ रहते हैं, शेयर करते हैं सामान को। सो दे ग्रू क्रॉप्स ओनली फॉर देयर नीड्स एंड डिडंट बिलीव इन ओनिंग लैंड। सो वो ये नेटिव लोग हैं, ये जमीनें खरीदते नहीं थे, ये जितनी क्रॉप्स को ग्रो करते थे ये अपने खाने के लिए, अपने नीड के लिए उगाते थे, बेचने के लिए नहीं करते थे कुछ भी काम। मैं बार बार बता रहा हूं, ये बेचारे दिल के बहुत अच्छे थे और बहुत ज्यादा शरीफ थे, और इनको नहीं पता था कि यूरोपियंस लोग कितने क्लेवर हैं और वो इनके साथ क्या करेंगे। यूरोपियंस लोग इमेजिन करते थे फॉरेस्ट को अगर हम क्लियर करेंगे तो बहुत बड़ा हम वहाँ पे फार्म लैंड बना सकते हैं, और आयरन टूल्स का यूज करके वो फॉरेस्ट को काटना चाहते थे, अपनी सेटलमेंट्स को और बड़ा करना चाहते थे। यूरोपियंस का दिमाग बहुत खराब था। और फिर है फॉर्मेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ कनाडा एंड द यूएसए। अब इसको समझते हैं कैसे इसका एक्सपेंशन हुआ क्या, ओरिजिन एंड ग्रोथ, कनाडा एंड द यूएसए। Canada and the USA emerged as separate countries at the end of the 18th century. 18th century के end तक कनाडा और यूएसए सेपरेट दो कंट्री बन चुकी थी। इनिशियली बोथ कंट्रीज कवर्ड ओनली स्मॉल पोर्शंस ऑफ देयर करेंट लैंड एरिया। पहले के समय में क्या था, ये बहुत छोटे छोटे पोर्शन में ये कंट्रियां थी, बहुत छोटा एरिया कवर करती थी, बट एक टाइम आया जब ये बहुत बड़ी कंट्रीज बन गई। सो हाउ द यूएसए ग्रू, जो यूएसए है उसकी ग्रोथ कैसे हुई। सो यूएसए एडिड लैंड ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर्स, आगे के 100 सालों तक इन्होंने अपनी जमीन को बढ़ाया। कैसे, यूएसए ने एक तो इन्होंने लैंड को परचेज करा, परचेज द लुसियाना टेरिटरी फ्रॉम फ्रांस, फ्रांस से इन्होंने कुछ जमीन खरीदी। फिर अलास्का इन्होंने रशिया से खरीदा, क्योंकि ये सारे पहले एरियाज किसी और के कंट्रोल में थे, उनसे खरीद के अमेरिका ने अपने आप को बड़ा किया है। विनिंग वॉर्स, बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने वॉर्स जीती, जैसे साउथ ऑफ द मैक्सिको इन्होंने जो है मतलब एरियाज को जीता वॉर के बाद, तो इससे इनका एक्सपेंशन हुआ। द नेटिव पीपल लिविंग ऑन दीज लैंड्स वर नॉट कंसल्टेड। और जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, एक्सपेंशन हो रहा था, ज़मीनें खरीदी बेची जा रही थी, नेटिव लोगों से कंसल्ट भी नहीं किया गया था, पूछा भी नहीं गया था कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो एंड एज द यूएसए एक्सपेंडेड, जैसे जैसे यूएसए का एक्सपेंशन हो रहा था, नेटिव्स वर पुश्ड फर्दर वेस्ट, उनको वेस्ट की तरफ और ज़्यादा पुश किया जा रहा था, उनके एरिया से अल्टीमेटली हटा दिया गया। यानी कि सारी जमीनें खरीदते बेचते उन विचारों की जमीन चली गई, क्योंकि वो तो बोल नहीं सकते थे। सेटलर्स डिजायर फॉर लैंड एंड फार्मिंग। अब यहाँ पे समझते हैं कि इसमें क्या है, सेटलर्स के बारे में क्या दिया गया है। वाई सेटलर्स वॉन्टेड लैंड, सेटलर्स को जमीनें क्यों चाहिए थी। सो मैनी सेटलर्स केम फ्रॉम यूरोप वेयर दे कुड नॉट ओन लैंड। अब ये जो यूरोप से लोग आए, इन्हीं को तो सेटलर कहते हैं ना। ये लोग क्यों यहाँ पे ज़मीनें चाहते थे, क्योंकि ये यूरोप में अपनी ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, इनके पास नहीं था इतना पैसा कि यूरोप में खरीदें। और कुछ ऐसे थे, सम वर यंगर सन्स हु वुड नॉट इनहेरिट फैमिली लैंड, क्योंकि यूरोप में जो ज़मीन थी वो बड़े बेटे को मिलती थी, जो यंगर जो छोटा बच्चा होता था, जो छोटा लड़का होता था, उसके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, तो वो भी वही कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत सारे अपने घर के छोटे लड़के थे जो इधर लैंड की तलाश में आए थे अमेरिका में। एंड अदर्स लाइक द जर्मन, स्वीडिश एंड इटालियन
एलियंस हैड लॉस्ट देयर लैंड्स टू बिग फार्म्स, और इन लोगों ने तो अपनी अपनी ज़मीनें खो दी थी, तो ये नई ज़मीन की तलाश में आए थे। सो ये रीज़न है कि ये क्यों सेटलर्स यूरोपियंस लोग जो हैं आए थे इधर इनके यहाँ पे इनकी ज़मीनों को कब्जा करने। So settlers from Poland enjoyed the vast open grasslands of the American prairies because they reminded them of home. जो अमेरिका का प्रेरीज वाला एरिया था, जो बड़े बड़े ग्रासलैंड्स थे, वो पोलैंड वाले सेटलर्स ने कंट्रोल कर लिया अपने अंडर में, क्योंकि वो पोलैंड में भी कुछ ऐसे ही ग्रासलैंड्स होते हैं, तो उनको अपने घर की याद आने लगी। सो दे वर हैप्पी टू बाय लार्ज पीसीस ऑफ लैंड एट लो प्राइसेस, और ये लैंड इनको बहुत सस्ते में मिल रहे थे भाई, जो इन्होंने खरीदे, क्योंकि सेटलर्स जो थे वो यहाँ पे लोगों को आके बहुत आसानी से पागल बना रहे थे, उनको एल्कोहल की आदत लगा रहे थे, उनसे एग्रीमेंट्स करवा रहे थे, उनको बहला फुसला रहे थे, ठीक है। फिर क्या होता है, चेंजेस टू द लैंड। हुआ क्या, सेटलर्स लोगों ने क्लियर करा लैंड को टू क्रिएट फार्म्स, वो अपने फार्म्स बनाना चाहते थे, फिर वो उसमें किसी भी चीज़ की फार्मिंग करें। ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक राइस एंड कॉटन, इन लोगों ने राइस एंड कॉटन को ग्रो किया, विच कुड बी सोल्ड इन यूरोप फॉर गुड प्रॉफिट। यहाँ पे आते थे, राइस और कॉटन उगाते थे, यूरोप में जाके उसको बेच देते थे। सो ये इन्होंने लैंड को चेंज कर दिया। पहले वो लैंड में बस फॉरेस्ट होते थे और वो लोग बेचारे रहते थे नेटिव्स, लेकिन इन्होंने क्या करा कि उसको फार्म बना दिया और उसके ऊपर क्रॉप्स वगैरह उगाई और उसको ये बेचने लगे। फिर है to protect their farms from wild animals like wolves and mountain lions, these animals were hunted to extinction। इनके फार्म को कोई नुकसान ना पहुंचे, लाइक कोई वॉल या कोई लायन ना आ जाए, इन लोगों ने क्या करा, इनका मतलब इनकी हंटिंग शुरू कर दी इन एनिमल्स की, विचारों को इतना मार दिया कि इनकी बिल्कुल एक्सटिंक्शन एकदम खत्म हो गई है उस एरिया से। तो ये इन्होंने किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि इनकी हंटिंग हुई, लायंस वगैरह सब खत्म हो गए, क्योंकि भाई यही लायन वॉल्स ये अक्सर फार्म में आके इनकी क्रॉप्स को ख़राब कर सकते थे, तो इन्होंने इनको पूरा एक्सटिंक्शन तक मारा कि ये ख़त्म ही हो जाए। फिर है स्लेवरी इन दी सदर्न यूएसए। यूएसए के अंदर स्लेवरी के बारे में अब हम पढ़ेंगे, तो बढ़ते हैं आगे, एक सेकंड दीजिए मुझे। तो स्लेवरी का मतलब होता है किसी को आप जब अपना स्लेव बनाते हो, तो नीड फॉर लेबर इन द साउथ। होता क्या है, नॉर्थ अमेरिका का जो साउथ वाला रीजन था, मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहां से जाता है, तो वो थोड़ा सा जो है बहुत हार्श हो जाता है यूरोपियंस लोगों के लिए वहां काम करना, क्योंकि वहां गर्मी बहुत ज़्यादा थी। यूरोपियंस लोगों के एरिया में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, कोल्ड मौसम रहता है, क्लाइमेट रहता है, लेकिन अब यहाँ पे सदर्न जो पार्ट था वो बहुत हार्श हो रहा था इनके लिए। सो प्लांटेशन ओनर्स, जो मतलब जिन्होंने चाय वगैरह की प्लांटेशंस वगैरह लगा रखी थी, फार्म्स लगा रखे थे जो यूरोपियंस ने, उन्होंने क्या करा, अफ्रीका से कुछ स्लेव्स को बुलाया, लेबर एज अ लेबर, वहां से उठा के अफ्रीका से इधर ले आए, काम करवाया उनसे। सो एज प्रीवियस अटेम्प्ट टू इंस्लेव नेटिव पीपल हैड फेल्ड ड्यू टू हाई डेथ रेट्स। लेकिन पहले तो इन्होंने कोशिश करी यहीं के नेटिव लोगों को ही भाई उठा के इनसे ही काम करवा लो, बट वो लोग बेचारे मरने लगे, वो वहां पे नहीं रह पा रहे थे, सही से नहीं काम कर पा रहे थे। तो अब इन लोगों ने, यूरोपियंस ने सोचा कि यार ये यहाँ के नेटिव लोग तो काम आएंगे नहीं, अब क्या करते हैं, हम अफ्रीका से अपनी जो कॉलोनीज है वहां से लोगों को उठाकर स्लेव बनाते हैं और इधर काम करवाते हैं उनसे। तो इस तरीके से स्लेवरी स्टार्ट हुई अमेरिका के अंदर, बिकॉज वहां का जो क्लाइमेट था बहुत हार्श था, बहुत गर्मी पड़ रही थी, इसलिए इनको जरूरत पड़ी कि आप अफ्रीका से कुछ लोगों को लेकर आओ और यहाँ पे उनसे हम काम करवाएंगे। फिर क्या है, द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एंड। होता क्या है, स्लेव्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से वो ट्रेड करके वो आते थे, स्लेव्स को खरीदा बेचा जाता था, फोर्सफुली उनको काम करवाया जाता था प्लांटेशंस में, ठीक है। और एंटी स्लेवरी ग्रुप्स इवेंचुअली प्रेशर्ड फॉर अ बैन ऑन द स्लेव ट्रेड। धीरे धीरे एंटी स्लेवरी ग्रुप्स बने जिन लोगों ने स्लेव्स के लिए आवाज उठाई, बोला भाई स्लेवरी एंड करो, बट एग्जिस्टिंग अफ्रीकन स्लेव्स एंड देयर चिल्ड्रन रिमेन्ड एनस्लेव्ड इन द यूएसए। तो नए वाले लोग तो स्लेव नहीं बनाए गए, बट जो एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी स्लेव बन चुके थे उन लोगों ने बहुत सफर किया यार यूएसए में, उनके बच्चों ने भी बहुत सफर किया है। फिर है सिविल वॉर एंड फ्रीडम। हुआ क्या, नॉर्दर्न स्टेट्स में वेयर फार्मिंग डिडंट रिलाई ऑन स्लेवरी आर्ग्यूड दैट स्लेवरी वाज रॉन्ग। नॉर्थ अमेरिका का जो रीजन था, नॉर्थ वाला रीजन, वहां पे क्या था, स्लेव्स की जरूरत इतनी नहीं थी, ठीक है, तो वहां पे स्लेव्स के ऊपर रिलाई नहीं थी जो फार्मिंग थी। तो वहां के लोगों ने बोला कि देखो भाई स्लेवरी बहुत गलत है, स्लेवरी एंड होनी चाहिए, किसी को स्लेव मत बनाओ। फिर क्या होता है,
दिस डिसएग्रीमेंट लेड टू द सिविल वॉर। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे साउथ वाले स्लेव्स चाहिए, नॉर्थ वाले कह रहे थे स्लेव्स नहीं चाहिए, तो सिविल वॉर की एक क्रिएट हो गई, वही टेंशन क्रिएट हो गई बिटवीन स्टेट्स वांटिंग टू कीप स्लेवरी एंड दोज वांटिंग टू एंड इट। दो तरीके के स्टेट्स थे यहाँ पे, एक तरफ वो लोग थे जो स्लेवरी को कंटिन्यू करना चाहते थे, एक तरफ वो लोग थे जो स्लेवरी को एंड करना चाहते थे। तो ये इसी वजह से जो है आपका सिविल वॉर्स जो है आपकी स्टार्ट हो चुकी थी यहाँ पे, जो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सिविल वॉर आपस में ये सब अब लड़ने लगे। कोई कह रहा है कि हाँ भाई स्लेव्स को रखो, इनसे हम बहुत काम निकलवाएंगे, तो कोई कह रहा है नहीं स्लेवरी करना बहुत गलत बात है, उनके भी ह्यूमन राइट्स होते हैं। सो द वॉर एंडेड विद द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। वॉर खत्म हुई और इसी के साथ स्लेवरी भी खत्म हो चुकी थी। हाउएवर अफ्रीकन अमेरिकन्स ओनली गेन फुल सिविल राइट्स इन 20th सेंचुरी। जो अमेरिका के अंदर वो लोग थे जो अफ्रीकन ओरिजिन के थे, उनको पूरी तरीके से राइट्स मिले 20th सेंचुरी में। ठीक है, और एंडिंग सेग्रीगेशन इन स्कूल्स एंड पब्लिक प्लेसेस। पहले क्या था, जब तक इनको राइट्स नहीं मिले थे, स्कूल्स में इनको अलग नज़र से देखा जाता था, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, पब्लिक प्लेसेस में इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो ये 20th सेंचुरी में ही फुली इनको अपने राइट्स मिले। फ्रेंच ब्रिटिश टेंशंस इन कनाडा। अब थोड़ा हम कनाडा की तरफ चलते हैं, वहां पे भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। बैकग्राउंड कॉन्फ्लिक्ट अगर हम देखें, सो कनाडा वाज टेकन ओवर बाय ब्रिटेन फ्रॉम फ्रांस इन 1763। सो कनाडा जो है वो ब्रिटेन ने जीत लिया था फ्रांस से, 1763 में लड़ाई हुई थी, लीडिंग टू टेंशन बिटवीन फ्रेंच सेटलर्स एंड द ब्रिटिश रूलर्स। सो फ्रेंच सेटलर्स और ब्रिटिश रूलर्स आपस में लड़ने लगे कि भाई यहाँ पे कौन इस जगह को रखेगा। So French settlers wanted self-governance and independence in political matters. फ्रेंच लोग चाहते थे हम इस कनाडा को अपने कंट्रोल में करके आराम से उस पर अपनी गवर्नेंस करें और उसके ऊपर रूल करें, पॉलिटिकल मैटर्स पे हमारा कंट्रोल हो जाए। ठीक है, कनाडा के। लेकिन इसका रिजोल्यूशन कैसे हुआ कॉन्फ्लिक्ट का? इन 1867 कनाडा बिकेम अ कॉन्फेडरेशन। कनाडा को एक कॉन्फेडरेशन बना दिया गया। इसका मतलब होता है कि कनाडा को रूल करने के लिए एक सेल्फ गवर्निंग स्टेट्स का ग्रुप होगा। एक बंदा रूल नहीं करेगा कनाडा को, बहुत लोग मिलकर रूल करेंगे। सो गिविंग द फ्रेंच स्पीकिंग रीजन्स मोर ऑटोनमी। जहां जहां फ्रेंच ज़्यादा बोली जाती थी वहां पे क्या था कि थोड़ी ज़्यादा ऑटोनमी थी, ठीक है, उन लोगों को। लेकिन एक बंदे के हाथ में कनाडा का कंट्रोल नहीं आया, ये ग्रुप ऑफ स्टेट्स ने मिलकर कनाडा को रूल किया। फिर है द नेटिव पीपल लूज देयर लैंड इन द यूएसए। अब धीरे धीरे आप देख रहे हो सेटलर्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और नेटिव लोगों को अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ेगी। फिर है फोर्स्ड रेलोकेशन। हुआ क्या, जब ज़्यादा से ज़्यादा सेटलर्स आए, नेटिव अमेरिकन्स वर प्रेशर्ड और फोर्स टू साइन ट्रीटीज सेलिंग देयर लैंड। वो उन्होंने यूरोपियंस ने ज़बरदस्ती आके इनको फोर्स करा, साइन करो, इस पे साइन करो कि आप अपनी ज़मीन हमें बेच रहे हो, साइन करो, फोर्स करा, और मतलब भाई गन दिखा के बोला कि इस पे साइन करो, अपना लैंड हमें दे दो। सो ये बेचारों को क्या कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, पेमेंट फॉर लैंड वर ऑफन वेरी लो। और इनसे जब खरीदते थे वो लैंड तो पेमेंट बहुत थोड़ी सी देते थे इनको। एंड इन सम केसेस द सेटलर्स टुक मोर लैंड और पेड लेस देन प्रोमिस्ड। कभी कभी जमीन ज़्यादा ले ली, पैसा कम दे दिया, धोखाधड़ी कर दी। इससे क्या है, चीटिंग कर रहे थे ये लोग जो है नेटिव्स के साथ। और नेटिव्स लोग बेचारे इतने अच्छे यार, इनको फ्रेंडशिप की नज़र से देखते थे, इनको गिफ्ट देते थे, और इन्होंने बदले में क्या करा, उनके साथ धोखा करा। एटीट्यूड ऑफ ऑफिशियल्स। होता क्या था, मैनी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स बिलीव्ड इट वाज एक्सेप्टेबल टू टेक लैंड फ्रॉम नेटिव अमेरिकन्स। इतने हार्श लोग थे यार, ये कहते थे, रूड थे, कि ये जो नेटिव अमेरिकन्स हैं इनको नहीं पता लैंड क्या होता है, ये लैंड सिर्फ हमें दो, इनको कोई ज़रूरत नहीं है लैंड वगैरह की, ये जंगली लोग हैं। ऐसा इनका एटीट्यूड था। सो इन जॉर्जिया ऑफिशियल्स आर्ग्यूड दैट ऑल्दो द Cherokee tribe was governed by state laws, they could not enjoy the rights of citizens. जॉर्जिया में क्या होता था, ऑफिशियल्स ने बोला कि जो चिरोकी ट्राइब है वो पूरी लॉ के साथ वहाँ रह रही है उस स्टेट में, लेकिन इनको सिटीजन्स के कोई राइट नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, डिस्पाइट द चिरोकीज मेकिंग एफर्ट्स टू लर्न इंग्लिश। जबकि वो चिरोकी ट्राइब्स जो थी उन्होंने कोशिश करी अपनी तरफ से, ये भी नेटिव लोग ही थे, कि भाई हम इंग्लिश सीखेंगे, अमेरिकन वेज हम अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे कि यार जो आप हमसे चाह रहे हो मॉडर्न होना, बट स्टिल इनको वो सिटीजन्स के राइट्स नहीं मिले, इनके साथ बहुत बुरा हुआ। ठीक है, ये चिरोकी ट्राइब के लोग हैं। जो थोड़े ट्राइबल लोग हैं उनकी क्या गलती है, वो अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं बेचारे, और उनको आप मतलब जो है राइट्स वगैरह भी नहीं दे रहे। फिर 1832 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी, चीफ जस्टिस जॉन मार्शल
रूल्ड दैट, उन्होंने बोला द चिरोकी वर अ डिस्टिंक्ट कम्युनिटी, वो कहते हैं ये एक थोड़ी अलग कम्युनिटी है जो चिरोकी ट्राइब है, विद सोवर्निटी इन सर्टेन मैटर्स इन दैट जॉर्जियाज स्टेट लॉज डिड नॉट अप्लाई टू देम, और कुछ कुछ मैटर्स में वो अपने पर्सनल डिसीजंस लेते हैं जहां स्टेट के लॉज भी उनके डिसीजन को नहीं बदल सकते. सो हाउएवर प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन ignored this ruling and ordered the army to remove the Cherokees. लेकिन इनका अमेरिका का प्रेसिडेंट बहुत खराब था, ये एंड्रयू जैक्सन. ये कहता है सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कह रहा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, इन चिरोकीज को भगाओ यहाँ से, फोर्सिंग देम टू मूव वेस्ट टू द ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट, और विचारों को और वेस्ट की तरफ मूव करवा दिया जहां डेजर्ट का एरिया आ चुका था अब. ठीक है, एक टाइम पे जो लोग इतने रिसोर्सेज इतने फॉरेस्ट एरिया में मस्त रहते थे उन्हीं को ही हटा के वेस्ट की तरफ लाए, और ये बहुत गलत था. So this forced journey where over a quarter of the 15,000 Cherokees died became known as the Trail of Tears. इसी को कहा जाता है ट्रेल ऑफ टीयर. जब ये लोग चिरोकीज जगह को छोड़कर जा रहे थे वेस्ट की साइड, लगभग 15,000 चिरोकीज लोग मर गए इस जर्नी में, इसी को कहा जाता है ट्रेल ऑफ टीयर्स. बेचारे बहुत रोए, बहुत ज्यादा डेथ हुई. जस्टिफिकेशंस फॉर लैंड सीजर्स. अब देखो ये लोग जस्टिफाई भी कर रहे हैं इस चीज को, इतने बेशरम है. सेटलर ने क्या आर्ग्यूमेंट करे? सेटलर्स आर्ग्यूड दैट नेटिव अमेरिकन्स डिड नॉट डिजर्व द लैंड. बताओ, ये यूरोपियन कह रहे हैं कि जो नेटिव अमेरिकन्स हैं वो डिजर्व ही नहीं करते इस लैंड पे रहना, बिकॉज दे डिड नॉट नो यूज इट टू द मैक्सिमम फॉर फार्मिंग और बिजनेस. वो कहते हैं इनको पता ही नहीं है जमीनों को यूज कैसे करते हैं, फार्मिंग कैसे होती है, बिजनेस कैसा होता है. क्या जरूरी है कि आपको फार्मिंग बिजनेस पता होगा, उसी को आप लैंड की वैल्यू करना कहते हैं? वो बेचारे उसको अपना शेयर्ड लैंड मानते हैं, वो ओनरशिप में भी विश्वास नहीं करते थे, वो सारे साथ साथ उसको रह के उसको यूज करते थे. लेकिन आप लोगों ने क्या बोला कि वो डिजर्व नहीं करते. ठीक है, इस तरीके से दे क्रिटिसाइज्ड नेटिव अमेरिकन्स फॉर नॉट प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर द मार्केट. और उन्होंने बोला यूरोपियंस लोगों ने कि यार ये मार्केट के लिए तो कुछ करते ही नहीं है, बस अपने खाने के लिए उगाते हैं. नॉट लर्निंग इंग्लिश, ये लोग तो इंग्लिश भी नहीं सीखते, इन लोगों को तो यूरोपियन स्टाइल का पता ही नहीं है. सो सम सेटलर्स इवन सजेस्टेड दैट नेटिव अमेरिकन्स वर लेजी. कहते हैं कि भाई ये नेटिव अमेरिकन लोग हैं, बहुत लेजी हैं, और ये डिजर्व करते हैं कि इनको मार दो, यानी कि ये जीना भी मतलब डिजर्व नहीं करते, इनको मार दो, वो ज्यादा बेटर है. फिर इम्पैक्ट ऑन लैंड एंड वाइल्ड लाइफ. लार्ज एरियाज ऑफ प्रेरीज वर क्लियर फॉर फार्मिंग. जो एक टाइम पे बड़े बड़े घास के मैदान होते थे, प्रेरीज होते थे, उन सभी को क्लियर कर दिया गया और इन्होंने वहां पे अपने बड़े बड़े फार्म्स बना लिए. और जो वाइल्ड बाइसन, जो कि एक बहुत अच्छा जानवर था, अ की रिसोर्स फॉर नेटिव अमेरिकन्स, वर हंटेड टू एक्सटिंक्शन. इन लोगों को मतलब इन जानवरों को, बाइसन्स को इतना मार दिया कि ये लोग खत्म हो गए. ये जो एनिमल जो बाइसन होता है ना, ये बिल्कुल गायब हो गया उस पूरे रीजन से ही. ठीक है, और एक फ्रेंच विजिटर था, उसने बोला कि अ फ्रेंच विजिटर क्लेम्ड दैट प्राइमेटिव मैन विल डिसअपियर विद द प्राइमेटिव एनिमल्स. वो कहता है जो प्राइमेटिव एनिमल्स हैं वो मरेंगे तो ये पुराने लोग जो हैं ये भी मारे जाएंगे. सो सोचो कितना बेकार स्टेटमेंट था. एक फ्रेंच लोगों का ये दिमाग था. फिर रिजर्वेशंस एंड रेलोकेशंस. अब इनको कुछ रिजर्वेशन वगैरह मिला, आगे चल के वो क्या था आपको बताता हूं. नेटिव अमेरिकन्स वर मूव टू डेजिग्नेटेड एरियाज कॉल्ड रिजर्वेशन. अब इनको एक एरिया में रखा गया जिस एरिया का नाम रखा गया रिजर्वेशन. ऑफन इन प्लेसेस विद विच दे हैड नो प्रायर कनेक्शन. ऐसी जगहों पर इनको भेज दिया गया जहां इनका कोई कनेक्शन नहीं था, आज से पहले ये नहीं रहे थे वहां पे. फिर है इवन लैंड्स प्रोमिस्ड टू नेटिव अमेरिकन्स इन परपेचुएटी यानी कि फॉर एवर वर ऑफन टेकन बैक. कभी कभी इनको मान लो एक जमीन दे दी गई, बोला गया कि आप फॉर एवर यहाँ पर रहोगे, आपसे प्रॉमिस करते हैं. कभी कभी ये फॉर एवर प्रॉमिस करके भी वो वापस ले लिया जाता था. अगर मान लो कभी पता चलता ना कि जो इनको जमीन दे दी है और उस जमीन के अंदर मिनरल्स हैं, ऑयल्स हैं, गोल्ड है, तो वो पता चलते ही उनको हटा देते थे नेटिव लोगों को वहां से और उनके लैंड को छीन लेते थे. कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फाइनल रेजिस्टेंस. अब क्या है, बहुत सारी ट्राइब्स ने क्या करा कि मतलब हुआ क्या था कि डिफरेंट ट्राइब्स वर समटाइम्स फोर्स टू शेयर द सेम लैंड लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट. अब क्या था, एक बड़ी जमीन दे दी और यहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स रहने लगी, बोला आप एक साथ रहो. अब अलग अलग ट्राइब के लोग एक साथ कैसे रहेंगे, तो इसमें भी एक कॉन्फ्लिक्ट होने लगा इन लोगों के बीच में आपस में. ठीक है,
फिर क्या होता है, नेटिव अमेरिकन्स डिड नॉट सरेंडर इजीली एंड फॉट अगेंस्ट रिलोकेशन। अब होता क्या है, ये नेटिव अमेरिकन्स ने अपनी तरफ से रिबेलियन करा और लेकिन यूएस आर्मी ने उसको सप्रेस कर दिया। फिर कनाडा के अंदर जो मेती लोग थे, जो कि मिक्स नेटिव और यूरोपियन डिसेंडेंट थे, यानी कि मिक्स उसके थे, इन लोगों ने भी रिवोल्ट करे। सो ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते गए। नेटिव अमेरिकन्स इवेंचुअली गिव अप फाइटिंग फॉर देयर लैंड। इनको पता चल गया अब गिव अप करना पड़ेगा यार, अमेरिका की आर्मी से तो हम लड़ नहीं सकते। तो ये बेचारे बहुत लोग इनके मारे भी गए, लेकिन उन्होंने रिबेलियन करा, रिवोल्ट करा, अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन अफसोस ये उस तरीके से नहीं कर पाए जो इनको चाहिए था। द गोल्ड रश एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब हमारा अगला टॉपिक है गोल्ड रश। तो आइए इसको समझते हैं कि इसमें क्या बताया जाता है। तो गोल्ड रश यानी कि गोल्ड के बारे में यहां पे कुछ बात होगी, सोना। तो देखते हैं, द गोल्ड रश इन द 1840s गोल्ड वॉज डिस्कवर्ड इन कैलिफोर्निया स्पार्किंग अ गोल्ड रश। कैलिफोर्निया के अंदर गोल्ड मिला, डिस्कवर हुआ कि भाई यहाँ सोना है, और आपको पता है गोल्ड कितना क्रूशियल होता है, प्रीशियस होता है। वेयर थाउजेंड्स ऑफ यूरोपियंस केम टू अमेरिका होपिंग टू मतलब फाइंड द वेल्थ। और ये जब न्यूज़ पता चली कि कैलिफोर्निया के अंदर सोना मिला है, गोल्ड मिला है, तो थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन मतलब यूरोपियंस आ गए अमेरिका में, ये इस उम्मीद में कि हम तो अमीर हो जाएंगे यार, जल्दी से जल्दी आ जाते हैं वहां पे। द इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज। जल्दी जल्दी लोग आ गए, फटाफट इन्होंने रेलवेज बिछा दी भाई, कि फटाफट गोल्ड निकालो और रेलवेज में डालो, रेल के अंदर डालो, ले चलो अपना कोस्टल एरियाज में, और फटाफट उसमें शिप्स में पलटो और ले जाओ। और इन्होंने इसके लिए इतना क्विकली रेलवे सिस्टम बिछा दिया वहां पे, और इतने सारे चाइनीज वर्कर को ये लिया है उठा के सस्ते में काम कराने के लिए, आप सोच भी नहीं सकते, एक रश मच गया पूरा। इंडस्ट्रीज बना दी इन्होंने। Unlike Europe, where industries grew due to displaced farmers looking for factory work, industries in North America grew to support railway construction and to make equipment for large-scale farming. अब यूरोप में तो इंडस्ट्रीज इसलिए ग्रो करती हैं क्योंकि जो फार्मर्स लोग थे वो काम ढूंढ रहे थे, एरियाज में, सिटी एरियाज में आ रहे थे, तो इसलिए इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई। बट नॉर्थ अमेरिका के अंदर इन लोगों ने इंडस्ट्रीज क्यों बनाई थी? अपने फायदे के लिए, रेलवे के कंस्ट्रक्शन के लिए, और फार्मिंग टूल्स बनाने के लिए, इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, समझ रहे हो? तो इन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्रीज क्यों बनाई थी? अपने फायदे के लिए बनाई थी। सो दिस इंडस्ट्रियल ग्रोथ टर्न द यूएसए फ्रॉम एन अनडेवलप्ड इकोनॉमी in 1860 into the world's leading industrial power by 1890। तो ये 20 से 30 सालों में अमेरिका जो बहुत गरीब था उसमें इतना इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते, आज अमेरिका पूरे दुनिया को रूल कर रहा है भाई, नंबर 1 पे है। लार्ज स्केल फार्मिंग, ह्यूज एरियाज ऑफ लैंड वर क्लियर्ड एंड डिवाइडेड इनटू फार्म्स। अब ये यूरोपियंस लोगों ने बड़े बड़े एरियाज को फार्म्स में डिवाइड कर दिया था। पुशिंग आउट नेटिव हंटिंग ग्राउंड्स, जो नेटिव लोगों के एरियाज थे वो पूरी तरीके से खत्म हो गए और वो सबके सब एरियाज को फार्म बना दिया। द यूएसए's एक्सपेंशन फ्रॉम कोस्ट टू कोस्ट वॉज कंप्लीट। अब यूएसए का पूरा जो एक्सपेंशन जितना होना था वो कंप्लीट हो गया, लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज इन हवाई एंड द फिलीपींस, मार्किंग इट्स राइज एज एन इंपीरियल पावर। अब यूएसए ने अपनी कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर दी हवाई में, फिलीपींस में, और अब यूएसए एक इंपीरियल पावर बनना चाहता था। समझ रहे हो? पहले इसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, अब इन्हीं लोगों ने अपने आप को इंपीरियल पावर बनाने के लिए आसपास के एरियाज के ऊपर कब्जा करना शुरू करा। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इन द यूएसए। सो यूएसए के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लेते हैं। द यूएसए वैल्यूड डेमोक्रेटिक स्पिरिट। यूएसए के अंदर भाई डेमोक्रेसी आई थी, और इसमें यही है, फ्रीडम हो, इंडिपेंडेंस हो, ठीक है, और एक मोनार्की वगैरह का सिस्टम खत्म हो। द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड द राइट टू प्रॉपर्टी फॉर इंडिविजुअल्स विच द गवर्नमेंट कुड नॉट इंटरफेयर विद। इनके यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, मीन्स हर किसी को अपनी प्रॉपर्टी का राइट है, उसमें गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन क्या ये राइट नेटिव लोगों के लिए भी था? एक्सक्लूशन फ्रॉम राइट्स, ये जो राइट्स थे ये सिर्फ और सिर्फ गोरे लोगों के लिए थे, जो वाइट मैन थे। इसमें नेटिव अमेरिकन्स और बाकी माइनॉरिटीज को एक्सक्लूड कर दिया गया। समझ रहे हो? प्रॉपर्टी का राइट किसके लिए है? जो गोरे लोग हैं उनके लिए। द विंड्स ऑफ चेंज फॉर नेटिव राइट्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव का टाइम आता है। इसमें क्या होता है, अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम पे इन 1928 रिपोर्ट
द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हाईलाइटेड पुअर हेल्थ एंड एजुकेशन कंडीशंस फॉर नेटिव अमेरिकन इन रिजर्वेशन एरियाज। जिन एरिया में ये लोग रहते थे इनकी हेल्थ खराब हो रही थी, एजुकेटेड ये लोग बिल्कुल भी नहीं थे और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत खराब था, ये बेचारे लोग बहुत परेशान थे जो नेटिव्स थे। सिंपथी ग्रू फॉर नेटिव अमेरिकन, अब जब लोगों को पता चला तो लोगों की सिंपथी आई कि हाँ यार ये गलत हो रहा है। सो लीडिंग टू द इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1934 इन द यूएसए। अब यहाँ पे एक कानून बना, एक एक्ट बना जो कि आपके सामने लिखा है, जिससे क्या है, विच अलाउड नेटिव्स इन रिजर्वेशंस टू बाय लैंड एंड टेक आउट लोन्स। अब इनको एक राइट मिल गया कि भाई आप ज़मीनें खरीदो और लोन्स वगैरह ले सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनको मिला इन द 1950s एंड 1960s, ठीक है। 1950s और 1960s में क्या होता है, बोथ द यूएसए एंड कनाडा कंसीडर्ड एंडिंग स्पेशल राइट्स फॉर नेटिव अमेरिकन्स, ठीक है। तो होता क्या है, इन द 1950s एंड 1960s बोथ द यूएसए एंड कनाडा कंसीडर्ड एंडिंग स्पेशल राइट्स फॉर नेटिव अमेरिकन्स। इन्होंने सोचा अब नेटिव अमेरिकन्स को ज़्यादा स्पेशल राइट्स नहीं देने चाहिए, एंड होपिंग दे वुड अडॉप्ट यूरोपियन कल्चर। और उन्होंने अब ये सोच लिया कि हाँ भाई अब इनको यूरोपियन कल्चर समझ आ गया होगा, अब इतना ज़रूरी नहीं है कि इनको स्पेशल राइट्स दिए जाएं। तो नेटिव अमेरिकन्स रेजिस्टेड, तो यहाँ पे भाई ये गलत हुआ इनके साथ, तो इन्होंने रेजिस्टेंस दिखाया, वांटिंग टू कीप देयर रिजर्वेशन एंड ट्रेडिशन। और इन्होंने बोला कि भाई हमारा रिजर्वेशन रहने दो, आप ऐसा मत करो। सो इन 1954 they issued the Declaration of Indian Rights accepting US citizenship on the condition that their land and custom would be protected। इन लोगों ने बोला हम आपकी यूएस की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट करेंगे एक कंडीशन पर कि जो हमारी ज़मीनें हैं, हमारे कस्टम्स हैं, उनको आप प्रोटेक्ट करोगे, जो हमारा कल्चर है उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। मॉडर्न रिकॉग्नाइजेशन की बात करें, टुडे नेटिव पीपल in both the USA and Canada have regained many rights to their culture and in Canada to their sacred lands। आज की डेट में इनको बहुत से इनके राइट्स मिल चुके हैं और इनके जो सेक्रेड लैंड्स हैं वो भी इनको मिले हैं। सो दो देयर पॉपुलेशन आर स्मॉलर कंपेयर टू द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में ये लोग ज़्यादा थे नंबर में, आज इनकी पॉपुलेशन कम है। नेटिव अमेरिकन्स हैव सक्सीडेड इन प्रिजर्विंग एस्पेक्ट्स ऑफ देयर हेरिटेज, आज भी ये अपनी हेरिटेज को भाई प्रिजर्व करके रखे हैं। इनका जो मतलब आप कह सकते हो जो इनके एंसेस्टर्स नहीं कर पाए वो लोग आज ये कर रहे हैं, इन्होंने अपने कल्चर को बचाए रखा है इन मॉडर्न वर्ल्ड ऑल्सो। तो आज की डेट में ये लोग कुछ ऐसे नज़र आते हैं, ठीक है, जो मॉडर्न आज की डेट में ये जो नेटिव अमेरिकन्स हैं ये ऐसे लगते हैं जो आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये लोग नज़र आते हैं। अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की बात हो गई, अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। लेट्स सी, ऑस्ट्रेलिया भी एक कॉन्टिनेंट ही है भाई, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है वो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में हमारा क्या टॉपिक कहता है। सी, अराइवल ऑफ अबोरिजिन्स, ठीक है, अबोरिजिन्स जो है इंडिजीनियस पीपल कॉल्ड अबोरिजिन्स, ठीक है, जो यहाँ के इंडिजीनियस पीपल हैं इनको अबोरिजिन्स कहा जाता है। ये 40,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया आए थे, लाइकली क्रॉसिंग अ लैंड ब्रिज फ्रॉम न्यू गिनी। जैसे कि वो अमेरिका वाले लोग आए थे 30,000 साल पहले, वैसे ही ये 40,000 साल पहले आए थे और इनके नेटिव लोगों को एबोरिजिन्स कहा जाता था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। फिर क्या है, एबोरिजिन्स बिलीव दे हैव ऑलवेज लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया। एबोरिजिन्स मानते हैं कि हम कहीं से आए नहीं हैं बल्कि हम ऑस्ट्रेलिया में ही रहे हैं शुरू से। एंड दे हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ड्रीम टाइम विच ब्लेंड्स पास्ट एंड प्रेजेंट टुगेदर। और ये लोग मतलब एक ऐसे कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं जो कहीं ना कहीं पास्ट और प्रेजेंट को ब्लेंड करता है, जिसको ड्रीम टाइम ये लोग मानते हैं। तो ये कहते हैं हम कहीं से आए नहीं, हम यहीं पे ही थे। डिफरेंट इंडिजीनियस ग्रुप्स, आप देखोगे बाय द लेट 1700s देयर वर 350 to 750 नेटिव ग्रुप्स इन ऑस्ट्रेलिया, ईच विद इट्स ओन लैंग्वेज। लगभग 350 से 750 नेटिव ग्रुप्स थे ऑस्ट्रेलिया में, हर कोई अपनी अलग लैंग्वेज बोलता था। अबाउट 200 ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर स्टिल स्पोकन टुडे, और आज भी ऑस्ट्रेलिया में इनमें से 200 प्लस लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं। अनदर ग्रुप कॉल्ड द टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स, ठीक है, ये लोग हैं, देखो जो आपके सामने फोटो नजर आ रही है, इनको कहते हैं द टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स, ठीक है, जो कि नदर्न ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम अबोरिजिन्स एंड हैव देयर ओन हेरिटेज। ये अबोरिजिन्स लोगों से थोड़े अलग हैं, इनकी स्टोरीज अलग हैं, इनकी हेरिटेज, इनका कल्चर, इनका सब कुछ अलग है। सो वेयर डू पीपल लिव इन ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है मोस्टली लोग ना ऑस्ट्रेलिया
के जो है कोस्टल एरियाज में रहते हैं, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का बीच का पार्ट है ये वाला, ये डेजर्टेड एरिया है. So most of the Australia's land is desert in the middle. So most towns are along the coast. किनारे, कोस्ट के किनारे लोग ज्यादातर रहते हैं. जहां 1770 में सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए थे, वो भी कोस्टल एरियाज में ही आए थे. यूरोपियन सेटलमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन नेटिव्स. अब यूरोपियन लोग यहाँ पे कैसे आए ऑस्ट्रेलिया तक, आइए हम समझते हैं. सबसे पहले ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन कुक यहाँ पर आए थे. फर्स्ट मेट नेटिव ऑस्ट्रेलियंस, दे सॉ देम एज फ्रेंडली पीपल. ये जब आए तो सबसे पहले फ्रेंडली फ्रेंडली सब कुछ लगा कैप्टन कुक जब यहाँ पे पहुंचे ऑस्ट्रेलिया में. बट आफ्टर कुक वॉज किल्ड बाय अ नेटिव इन हवाई. हुआ क्या, हवाई नाम से एक जगह थी, वहां पे कैप्टन कुक को मार दिया गया. सो ब्रिटिश सेटलर्स यूज दिस इंसिडेंट टू जस्टिफाई बीइंग वायलेंट. तो इसी को आप एक एग्जाम्पल की तरह यूज करते हो. आप ब्रिटिशर्स कहते हो कि अब जो है इन इंडिजिनियस लोगों को छोड़ो मत, ये लोग बहुत वायलेंट हैं, इन्होंने हमारे कैप्टन कुक को मारा है, हम इनको भी तंग करेंगे, इनको भी मारेंगे. ऐसी मेंटेलिटी बन गई. डिक्लाइन ऑफ इंडिजीनियस पॉपुलेशन. हुआ क्या, ड्यूरिंग द 1800s एंड 1900s नियरली 90% ऑफ द इंडिजीनियस पीपल डाइड. लगभग 90% लोग मर गए. क्योंकि हुआ क्या, न्यू डिजीजेस ब्रॉड बाय सेटलर्स. ये यूरोपियन लोग जब बाहर से आए ना, इनकी 100 बीमारियां होती थी इनको यार, और यहाँ के जो नेटिव लोग थे उनको आज तक कोई बीमारी ऐसी नहीं हुई थी. तो इनकी कोई इम्यूनिटी नहीं थी उस बीमारी को लेकर. जैसे कोविड आया था चाइना से या कहीं से भी, तो वो हमें नहीं पता था उसके लिए इम्यूनिटी कैसी होनी चाहिए, हमारी बॉडी को नहीं पता था. तो हम लोग बहुत से ऐसे थे जो मारे भी गए इसमें कोविड में. हुआ क्या, बहुत से नेटिव लोगों ने अपना मतलब जो लैंड था वो खो दिया, लॉजिंग देयर लैंड विच दे डिपेंडेड ऑन फॉर फूड एंड शेल्टर. फूड एंड शेल्टर चला गया तो लोग अपने आप वहाँ पे गायब हो जाएंगे. फाइटिंग विद सेटलर्स, कई बार क्या रिसोर्सेज और लैंड को लेकर लड़ाइयाँ हो जाती थी, तो लड़ाइयों में वो मर जाते थे. तो कहने का मतलब है पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ. ऑस्ट्रेलिया एज अ पीनल कॉलोनी. हुआ क्या, ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया को एक ऐसी जगह बना दी जहां पे वो अपने प्रिजनर्स को भेजते थे इंग्लैंड से. किसी ने क्राइम कराया ना मान लो इंग्लैंड में, उसको वो ऑस्ट्रेलिया भेज देते थे, वहां पे उसको प्रिजन में रखा जाता था. होता क्या था, जब वो अपने प्रिजन की टाइम को पूरा कर लेता था, जब उसका जेल का टाइम पूरा हो जाता था, यही कन्विक्ट लोगों को खुला छोड़ दिया जाता था भाई ऑस्ट्रेलिया में. जैसे क्रिमिनल है वो, और यहाँ पे आके अपनी जेल का टाइम पूरा कर लिया, उसको ऑस्ट्रेलिया में खुला छोड़ दिया. एज लॉन्ग एज दे डिडंट गो बैक टू ब्रिटेन. जब तक वो घूम सकते हैं, जब तक उनका वापस ब्रिटेन जाने का मन ना करे. सोचो कोई क्रिमिनल जो है वो खुला छोड़ दिया गया है, तो क्या होगा. अब ये क्रिमिनल लोग सरवाइव करने के लिए क्या कर रहे थे, इन्होंने नेटिव लोगों के लैंड वगैरह छीनने शुरू कर दिए. पुशिंग इंडिजीनियस पीपल ऑफ देयर ओन लैंड. उनकी जमीनों को उनसे ही दूर करके, उनको हटाकर वो खुद वहां रहने लगे, जो ये क्रिमिनल लोग होते थे वहां से आए थे. फिर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी कैसी थी, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हुआ, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं. तो आइए देखते हैं. मेन इंडस्ट्रीज. तो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी जो है, वहां पे क्या होता था, शीप फार्मिंग होती थी और माइनिंग बहुत होती थी, क्योंकि वहाँ मिनरल्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थे, तो मिनरल्स निकाले जाते थे. और उसके लिए क्या था कि भाई लेबर की जरूरत होती थी, लेबर की जरूरत होगी तो जॉब्स क्रिएट होंगी, तो बहुत लोग आते थे काम करने. वाइन यार्ड और वीट फार्म्स थे वहाँ पे, जिससे क्या है कि भाई बहुत पैसा मिला इनको. वाइन यार्ड्स ग्रेप्स वगैरह से जो मतलब वाइन वगैरह बनती थी, और इसके अलावा वीट के फार्म होते थे. सो यहाँ पे लेबर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, यहाँ से इनकी इकॉनमी चल रही है. इन 1911 Australia's states united and the new capital was named Canberra. 1911 में ऑस्ट्रेलिया जो टुकड़ों में बटा हुआ था वो यूनाइटेड हो गया, और इनकी एक नई कैपिटल बनी जो कि है कैनबरा. ठीक है, और ये कैनबरा जो ये एक वर्ड है, ये नेटिव वर्ड है वहाँ का, जिसका मतलब होता है मीटिंग प्लेस. ठीक है, तो कैनबरा इनकी न्यू कैपिटल बनी, जो कि एक नेटिव वर्ड से ही इंस्पायर्ड था. आगे बढ़ते हैं. ये दिस इज द कैनबरा, आज की डेट में बहुत डेवलप्ड सिटी, बहुत डेवलप्ड एरिया. आगे देखते हैं. लेबर कंडीशंस. तो सम इंडिजीनियस पीपल वर्कड ऑन फार्म्स इन वेरी हार्श कंडीशंस सिमिलर टू स्लेवरी. इन्हीं इंडिजीनियस लोगों को वहां पे इन यूरोपियंस ने क्या करा, फार्म्स वगैरह में काम करवाया, और एक तरीके से स्लेव्स की तरह इनको वो वहां पे ट्रीट करते थे, जैसे कि बहुत इनको हार्श कंडीशन में रखते थे. ठीक है, तो स्लेवरी के ही तरह था, सिमिलर टू स्लेवरी.
चाइनीज इमिग्रेंट्स ऑल्सो वर्क फॉर लो वेजेस। अब ये लोग क्या करते थे यार, जहां ज्यादा लोग चाहिए होते हैं ना, ये लोग चाइनीज लोगों को पकड़ के ले आते थे क्योंकि वो ज्यादा काम करते थे, तो वो कम वेजिस में कम पैसे में काम करते थे, कम पैसे में काम करते थे जो चाइनीज लोग थे। बट ओवर द टाइम ऑस्ट्रेलियंस वरीड अबाउट हैविंग टू मैनी नॉन वाइट पीपल। धीरे धीरे ये ऑस्ट्रेलियन लोगों को एक प्रॉब्लम सताने लगी, एक टेंशन में ये लोग आ गए कि यार इतने ज्यादा नॉन वाइट पीपल यहाँ पे आने लगे हैं, चाइनीज लोग बहुत ज्यादा आ गए हैं। फिर क्या होता है यहाँ पे, दिस लेड टू द वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी, a rule that banned most non-white immigrants. This policy was finally lifted in 1974. हुआ क्या, एक पॉलिसी बनाई गई, द वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी, जिसमें एक बैन लगाया गया नॉन वाइट इमिग्रेंट्स पे, जो बाहर से लोग आ रहे हैं और अगर वो नॉन वाइट हैं तो उसको नहीं आने देंगे हम, बैन है बिल्कुल। लेकिन ये पॉलिसी 1974 में हटा दी गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। द विंड्स ऑफ चेंज, अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ थोड़ा सा बदलाव आया है। क्या आया है आइए देखते हैं। द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, इसका मतलब है 1968 में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था W.E.H. स्टेनर। इन्होंने एक बहुत फेमस लेक्चर दिया था द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, जो कि ये पॉइंट आउट करते हैं कि हाउ ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री इग्नोर्ड द एबोरिजिन्स एंड देयर कल्चर। ये बताते हैं कि जब आप ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री पढ़ते हो तो जो नेटिव लोग थे, एबोरिजिन्स थे, उनकी हिस्ट्री को आपने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, उनके कल्चर को इग्नोर कर दिया, तो ये तो हिस्ट्री के साथ छेड़खानी है। Starting in the 1970s, Australians began to see indigenous people not as curiosities but as communities with unique culture. पहले जो ऑस्ट्रेलियंस थे वो नेटिव लोगों को क्यूरियोसिटी के साथ देखते थे, कुछ अजीब, कुछ अजीबो गरीब, बट बाद में उनको एक यूनिक कल्चर की तरह देखा गया और उनकी स्किल्स को अलग तरीके से अप्रिशिएट किया गया, जो उनका नेचर के साथ कनेक्शन था उसको अप्रिशिएट किया गया। तो ये थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का भी टाइम आया और जो मॉडर्न अमेरिकन्स हैं, सॉरी मॉडर्न ऑस्ट्रेलियंस हैं, उन्होंने इनको भी अपने की तरह ही समझने की कोशिश करी, इक्वल ट्रीटमेंट देना शुरू करा। रिन्यूड इंटरेस्ट इन इंडिजीनियस कल्चर, फिर क्या हुआ, एफर्ट्स किए गए टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट इंडिजीनियस कल्चर। लोगों ने इनके कल्चर को पढ़ना शुरू करा, रिस्पेक्ट करना शुरू करा। जो इन इंडिजीनियस लोगों की स्टोरीज थी, इनके आर्ट था, इन जीने का तरीका, लाइफस्टाइल, ये लोगों ने स्टडी करना शुरू किया, जो ऑस्ट्रेलियंस लोग थे। फिर क्या होता है, हिस्टोरियन है जिनका नाम है हेनरी रेनॉल्ड्स, उन्होंने एक बहुत पावरफुल बुक लिखी है कि वाई वर नॉट वी टोल्ड। इसमें इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि हाउ ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री वाज ऑफन टॉट एज इफ इट स्टार्टेड विद कैप्टन कुक्स अराइवल। ये कहते हैं कि क्या ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री कैप्टन कुक से स्टार्ट होती है, क्या उसके पहले ऑस्ट्रेलिया में कोई रहता ही नहीं था। सो इन्होंने बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज किया है कि भाई हमारी हिस्ट्री ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन कुक से भी बहुत पहले की है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नेटिव कल्चर, इसका मतलब है यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट्स बनाए गए इंडिजीनियस स्टडी के, नेटिव स्टडीज के, इन लोगों के बारे में बहुत अच्छे से बुक्स वगैरह में पढ़ाया जाने लगता है आज की डेट में भी। और आर्ट गैलरीज बनाई गई, म्यूजियम्स बनाए गए, ताकि एक स्पेशल सेक्शन इनका बनाया गया डेडिकेटेड, पता चले लोगों को कि भाई किस तरीके से इनकी हेरिटेज है, क्या क्या इनका सामान है, लाइफस्टाइल कैसी थी इनकी, लोग क्या यूज करते थे, ताकि आपको नॉलेज मिले कि हाँ भाई ये लोग कैसे थे। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस राइट्स एंड पास्ट इनजस्टिस, अब इन ऑस्ट्रेलियंस को पता चला है हमने बहुत बुरा किया था इन लोगों के साथ में। ह्यूमन राइट एंड ट्रीटीज, इसका मतलब है 1970s में क्या हुआ, ह्यूमन राइट्स बिकेम एन इंपॉर्टेंट इश्यू इंटरनेशनली, स्पेशली एट द यूनाइटेड नेशंस। ह्यूमन राइट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बना 1970s के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर कि भाई हम सभी के कुछ राइट्स होते हैं, प्रॉपर्टी का राइट है, जीने का राइट है, फ्रीडम है, इक्वालिटी डिजर्व करते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी। तो ऑस्ट्रेलियन लोगों को रियलाइज हुआ, unlike the USA, Canada and New Zealand, Australia had no treaties with indigenous people to recognize their land rights. इन्होंने क्या करा, ऑस्ट्रेलिया वालों ने कोई ट्रीटी वगैरह नहीं करी थी इन नेटिव लोगों के साथ में कि भाई इनके जो लैंड राइट्स हैं उनसे रिलेटेड हम कोई आपसे ट्रीटी कर रहे हैं या कुछ ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं करा था, कोई ट्रीटी वगैरह तो नहीं करी। सो द गवर्नमेंट हैड ऑलवेज कंसीडर्ड ऑस्ट्रेलिया एज टेरा न्यूलियस, यानी कि यूएसए वालों ने तो मान लिया था कि ये नेटिव लोगों की जमीनें हैं, वो ट्रीटी हो गई थी। लेकिन इन लोगों ने क्या बोला, ऑस्ट्रेलियंस ने, कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये किसी का नहीं है, लैंड बिलोंगिंग टू नो वन, यानी कि ये किसी का था ही नहीं कभी, ऑस्ट्रेलिया में हर कोई बाहर से आया है।
तो इंडिजीनियस लोगों का जो क्लेम था कि ये हमारी जमीन है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई ये तो किसी का है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका क्लेम जो था वो इग्नोर कर दिया उन लोगों ने। फिर क्या होता है, गवर्नमेंट एक्शन, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेक्रेड लैंड। अब कुछ जगहें सेक्रेड थी जो बहुत पवित्र थी, ठीक है, उसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या कहा देखते हैं। एक्नॉलेजमेंट दैट इंडिजीनियस पीपल हैड अ स्ट्रॉन्ग सेक्रेड कनेक्शन टू द लैंड विच शुड बी रिस्पेक्टेड। अब गवर्नमेंट को लगा एक थोड़े बहुत ऐसे लैंड हैं भाई जो बहुत सेक्रेड है उनके लिए, जो कि रिस्पेक्ट की जानी चाहिए और वो लैंड उनको दिए जाने चाहिए। पब्लिक अपॉलॉजी, देखो भाई, द गवर्नमेंट इशूड एन अपॉलॉजी फॉर द हार्म डन टू चिल्ड्रन एंड फैमिलीज बाय सेपरेटिंग मिक्स हेरिटेज चिल्ड्रन फ्रॉम देयर नेटिव रिलेटिव्स। अब गवर्नमेंट ने एक सॉरी भी मांगी है भाई इनसे, अपॉलॉजी लेटर लिखा है बहुत बड़ा, जहां पे ये लोग कहते हैं कि हम माफी चाहते हैं हमारी वजह से जो भी आपको आज तक प्रॉब्लम्स हुई है, पब्लिक अपॉलॉजी, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद आपका एक चैप्टर और बचा है, वो भी आपको जल्दी से मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में फीडबैक लिखें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।